नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन दिशा निर्देशों में आकार, प्रारूप या माध्यम पर ध्यान दिए बिना सभी विज्ञापन और विपणन संचार को शामिल किया गया है। आइए अब जानते हैं मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश। सबसे पहला दिशा निर्देश है डिस्क्लेमर्स यानी अस्वीकरण के लिए। यदि कोई विज्ञापन एक साधारण उपभोक्ता के लिए सरलता पूर्वक ध्यान देने योग्य, सुपाठ्य और समझने योग्य नहीं है तो उसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। एंडोर्समेंट के लिए कहा गया है कि वे सभी विवरण, दावे और तुलनाएं जिन्हें किसी विज्ञापन में एंडोर्स किया जाता है या विज्ञापन में प्रदर्शित किया जाता है, वे ये प्रकट करने में सक्षम हों कि वे निष्पक्ष रूप से अभिनिश्चित किए गए हैं और वे प्रमाणित भी हैं। सरोगेट विज्ञापनों पर कहा गया है कि जिन वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन प्रतिबंधित है, वे अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन द्वारा ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेंगे। निःशुल्क दावों पर कहा गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के दौरान लागत के अलावा और कुछ भी भुगतान करना पड़ता है, तो इस संदर्भ में संबंधित विज्ञापन में वस्तु या सेवा को मुफ्त, निःशुल्क या अन्य किसी समान पदावली के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा। प्रलोभन देने वाले विज्ञापनों पर कहा गया है कि किसी भी विज्ञापन के माध्यम से जिसमें प्रस्तुत मूल्य वाली विज्ञापित किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय का कोई तार्किक उद्देश्य निहित नहीं है, उसे खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रलोभित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती से आंध्र प्रदेश के किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है। एक अध्ययन के दौरान धान, मूंगफली आदि जैसी फसलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और गैर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तकनीकों की तुलना करके निष्कर्षों को प्राप्त किया गया था। तुलना करने के लिए जल, विद्युत, ऊर्जा की खपत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, उपज और शुद्ध राजस्व के 6 मापदंडों को आधार बनाया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से धान की कृषि के दौरान प्रति एकड़ 1400 से 3500 क्यूबिक मीटर जल की बचत हुई है। यदि भारत के संपूर्ण धान के कृषि क्षेत्र को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत लाया जाता है तो इससे संभवतः 150 से 400 बिलियन क्यूबिक मीटर तक जल की बचत हो सकती है। भौम जल पर निर्भर खेतों को विद्युत की खपत प्रति एकड़ 1500 से 3900 यूनिट कम हुई है और इससे 6000 से 16000 रुपए तक की बचत हुई है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने रोगाणुओं की गतिविधियों को अवरुद्ध किया है और मीथेन उत्सर्जन में 88% तक की कटौती भी की है। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इस तकनीक का फसल की उपज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पारंपरिक भारतीय कृषियों से व्युत्पन्न रसायन मुक्त खेती पर आधारित एक विधि है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के एक कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 स्तंभ हैं: बीजामृतम, जीवामृतम, मल्चिंग और वफासा। आइए अब जानते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लाभ। इसमें रासायनिक खेती की तुलना में जल और विद्युत की बेहद कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये स्वस्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कृषि की लागत को कम करती है, साथ ही मृदा के पोषण, उर्वरता और कीटों और बीजों का प्रबंधन करती है। अगली खबर भारत और ईरान के संबंधों पर। भारत और ईरान के रक्षा मंत्रियों की तेहरान में बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई, जिसमें व्यापार और वाणिज्य के विविधीकरण और विस्तार तथा अधिमान्य व्यापार समझौते यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्रता पूर्वक संपन्न करने के संबंध में वार्ता की गई। अफगानिस्तान के शासन को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत और ईरान को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के पुनर्स्थापन पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अमेरिका अफगानिस्तान से प्रस्थान करने और तालिबान को अफगान शासन में हिस्सेदार बनाने की योजना बना रहा है। वहीं ईरान ने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में भारत से निष्पक्ष रुख अपनाने की बात की है। भारत के लिए ईरान का बहुत महत्व है। खाड़ी क्षेत्र में 9 मिलियन भारतीय निवास करते हैं और ईरान भारत की व्यापक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। ईरान अफगानिस्तान और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक महत्वपूर्ण भागीदार राष्ट्र भी है। ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय
क्षेत्रीय शक्ति है। हालांकि ईरान और भारत के बीच कई मुद्दे भी हैं, जैसे ईरान ने चाबहार जाहेदान रेलवे अनुबंध खत्म अल अनबिया कंस्ट्रक्शंस को प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। ये इकाई अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका अर्थ है कि जो भी कंपनी इसके साथ व्यापारिक समझौता करेगी उसे भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है। ईरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध भारत ईरान साझेदारी विशेषतया व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। राज्यों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग जारी की गई। इसका प्रकाशन विश्व बैंक के सहयोग से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा किया गया है। वर्ष 2015 से आरंभ होने के बाद ये इसका चौथा वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2019 के लिए जारी राज्यों की रैंकिंग व्यवसाय सुधार कार्य योजना यानी ब्रैप के कार्यान्वयन पर आधारित है। DPIIT द्वारा जारी किए गए ब्रैप में 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों जैसे कि सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करने वाले 180 सुधार बिंदु शामिल हैं। श्रेणीवार रैंकिंग में शीर्ष अचीवर्स ने 95% से अधिक सुधार बिंदुओं का अनुपालन किया। वहीं अचीवर्स ने 90 से 95%, फास्ट मूवर्स ने 80 से 90% और एस्पायर्स ने 80% से कम सुधार बिंदुओं का अनुपालन किया। वर्ष 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल, पश्चिमी भारत से मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत से असम शीर्ष स्थान पर रहे। वहीं संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और त्रिपुरा अंतिम स्थान पर रहा। ये रैंकिंग व्यवसाय उद्यमों के संदर्भ में सरकारी विनियामक कार्यों की बढ़ी हुई पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अभिव्यक्त करती है। राज्यों की रैंकिंग निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करने में सहायता करेगी। चंद्रयान 1 द्वारा भेजे गए चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को दर्शाते हैं। भेजे गए चित्र प्रदर्शित करते हैं कि अपने ध्रुवों पर चंद्रमा जंग लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 1 के डेटा से संकेत मिला है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जल मौजूद है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिए जानी जाती है, लेकिन वहाँ जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है। इसलिए नासा का मानना है कि इसके लिए पृथ्वी का वातावरण आंशिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ 11 वैज्ञानिक उपकरण संलग्न थे, जिनका निर्माण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से शामिल पेलोड थे टेरेन मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लूनर लेजर रेंजिंग उपकरण, हाई एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और मून इम्पैक्ट प्रोब। वहीं विदेशों से लाए गए पेलोड में शामिल थे चंद्रयान 1 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, सब केवी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रडार, मून मिनरोलॉजी मैपर और रेडिएशन डोज मॉनिटर। इसका उद्देश्य खनिज और रासायनिक तत्वों के वितरण के संदर्भ में संपूर्ण चंद्रमा की सतह के रासायनिक और खनिज संबंधी मानचित्रण का संचालन करना है। इस भेजे गए चित्र से कम मात्रा में वाष्प के रूप में विद्यमान जल का पता लगाया गया। ओशन मैग्मा परिकल्पना की पुष्टि की गई। कम सौर चमक के दौरान एक्स-रे संकेतों का पता लगाया गया, जिससे चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति का संकेत प्राप्त हुआ है। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 के आरंभ में हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। केशवानंद भारतीवाद में ही पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे को निर्धारित किया गया था। ये वाद मुख्य रूप से संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के दायरे से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए ये कहा था कि संविधान का मूल ढांचा अनुलंघनीय है, यानी संसद द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। के शेप्ड रिकवरी। के शेप एक काल्पनिक शब्द है जो अमेरिका में कोरोना के कारण व्याप्त मंदी को इंगित करने के लिए जो बिडेन द्वारा सृजित किया गया है। ये संदर्भित करता है कि जो शीर्ष पर हैं, वे आर्थिक लाभ को बनाए रखने में सक्षम बने हुए हैं। इसके विपरीत जो मध्य और निम्न पायदान पर हैं, वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या निम्नतर स्थिति की ओर अग्रसर हैं। भारत में इसका एक उदाहरण स्टॉक मार्केट है, जो लाखों लोगों की नौकरी की क्षति होने के बावजूद भी बेहतर स्थिति में बनी हुई है। इसी प्रकार की असमानताएं रोजगार क्षेत्र में भी मौजूद हैं। अल्प कुशल श्रमिकों के रोजगार में अनुपातहीन तरीके से गिरावट आई है, जबकि वित्तीय एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों पर यह प्रभाव काफी सीमित रहा है।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम। इस वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा 4 ईसाई संगठनों के FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। किसी भी गैर लाभकारी संगठन को विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए FCRA लाइसेंस रखना अनिवार्य होता है। FCRA व्यक्तियों या संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की स्वीकृति और उपयोग के विनियमन में सहयोग करता है और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम स्वैप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक उपयोजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं सहित ग्रामीण परिवारों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी स्वैप के तहत ग्रामीण स्टार्टअप के 3 प्रमुख स्तंभों को निर्मित करने का प्रयास किया गया है, जैसे वित्त, इंक्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमों को स्टार्टअप के लिए सहायता उपलब्ध कराना तथा 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है। अगस्त 2020 तक लगभग 1 लाख उद्यमों को समर्थन दिया जा रहा है, जिनमें से 75% उद्यम महिलाओं के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा शिक्षा पर जारी एक रिपोर्ट एवं संबंधित डेटा। आइए जानते हैं रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्षरता में शीर्ष 5 में शामिल राज्य और संघ शासित प्रदेशों में केरल प्रथम नंबर पर, दिल्ली दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे और असम 5वें नंबर पर है। वहीं निम्न 5 में शामिल हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे कम अंकों के साथ आखिरी पायदान पर है। 84.7% पुरुष साक्षरता और 70.3% महिला साक्षरता के साथ अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष महिला साक्षरता का अंतराल 14.4% रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 में प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। इसका उद्देश्य है सभी स्तरों पर जन जागरूकता बढ़ाना, अन्य पर्यावरणीय या विकासात्मक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों का वायु गुणवत्ता से घनिष्ठ संबंध, यानी इन गतिविधियों से वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करने वाले उपायों को बढ़ावा देना और उन्हें सुविधाजनक बनाना। एक रणनीतिक गठबंधन निर्मित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं या हितधारकों को एक साथ लाना। अरब सागरीय जल का तापन। वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर के असामान्य तापन के कारण इस वर्ष अगस्त माह में भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक मानसूनी वर्षा हुई है। पहले की रिपोर्टों में ये बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अरब सागर के तापन में वृद्धि हुई है। इससे पहले भी अरब सागर के तापमान से मानसूनी पवनों की अनियमितता में वृद्धि हुई थी और अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अधिक आर्द्रता का प्रवाह हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट और मध्य भारत में अत्यधिक वर्षा हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में धरातलीय ओजोन की सांद्रता में कमी। शोधकर्ताओं ने पाया है कि उत्तर पूर्व के इस क्षेत्र में धरातलीय ओजोन यानी ग्राउंड लेवल ओजोन की सांद्रता अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। क्षोभ मंडलीय या धरातलीय ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कारों, विद्युत संयंत्रों, शोधन संयंत्रों और अन्य स्रोतों से भी उत्सर्जित प्रदूषकों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया इसकी सांद्रता में वृद्धि करती है। इस प्रकार इसकी बढ़ी हुई सांद्रता मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। मालाबार विद्रोह। ये विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मोपला मुस्लिमों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों और उनके अलोकप्रिय जमींदारों, जो कि ज्यादातर हिंदू थे, इनके विरुद्ध प्रारंभ किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। ये खिलाफत आंदोलन का एक हिस्सा था और इसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मोपला किसान निर्धन थे। इस विद्रोह को दक्षिण भारत में एक राष्ट्रवादी विद्रोह की शुरुआती घटनाओं में से एक माना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह से निपटने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठाए गए थे। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए गोरखा रेजिमेंट को तैनात किया गया था और साथ ही मार्शल लॉ भी लागू किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।